एक शख्स जो विवादास्पद है, रहस्यदर्शी है, सेक्स गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो खुद को भगवान घोषित कर देता है, सत्ताधारी राजनीतिज्ञों से खुलकर पंगे लेता है, देश विदेश की सत्ताधारी सरकारें जिसकी उपस्थिति मात्र से कांप उठती हैं, दुनिया के 21 देश जिसे अपनी धरती पर कदम रखने की अनुमति नहीं देते हैं, जो धार्मिक रूढ़िवादिता को ओपनली चैलेंज करता है, सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, विवादित तो हो गई और फिर ताउम्र विवादित ही रहता है, बल्कि आज भी विवादित है जब वो नहीं है। कौन है वो? कमेंट करके बताइए। ऐसा व्यक्ति साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, इतना तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। यह विद्रोही है, यह दकियानूसी समाज के लिए एक जलजला है, जो अपनी आंधी में रूढ़ियों के बनाए दकियानूसी नियम कानून को उड़ा ले जाने में सक्षम है, और उसने ये कर दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवव्रत। सद्गुरु ओशो कहते थे कि संगठित धर्म ने लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय उनको बांटने का काम किया है, जिसका परिणाम आज दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म हैं। ओशो धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते थे, जिनका लक्ष्य लोगों पर नियंत्रण करना है, और वे इसमें पूर्णतः सफल भी हैं। दो देशों, दो समुदायों और अब राज्य, शहर, गांव, यहाँ तक कि एक ही घर में हितों की रक्षा के नाम पर हो रही हिंसा इसका सबूत है। दोस्तों, मेरी इन बातों से अब तक आप समझ गए होंगे क्यों लोग ओशो के नाम से भय खाते थे और आज भी खाते हैं। लेकिन ये भी ओशो को चोरी छुपे सुनते जरूर हैं, हालांकि इनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। कुछ हिम्मतवर लोग हैं जो सच जानने के लिए उनके जीवन में झांकने की हिम्मत कर पाते हैं। यदि आप भी इन कुछ हिम्मतवर लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह एक सीरीज़ है, ओशो के निजी जीवन के बारे में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1985 में ओशो ने पहली बार अपने निजी जीवन के बारे में विस्तार से बात की। जुलाई में उनके डेंटिस्ट की 3 अंतरंग पुस्तकें इंटीमेट बुक्स प्रकाशित हुईं। इस दौरान एक प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने कई निजी सवालों के जवाब दिए। कल हमने इसका पहला पार्ट जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन को क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब आगे। रिपोर्टर ओशो से पूछते हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? ओशो कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे अतीत या भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मुझे इस क्षण की परवाह है। कल क्या होगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस क्षण में मेरे अंदर जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे मुझे अपने लोगों के साथ साझा करना है। मैं इस दुनिया को ऐसे छोड़ना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ कभी आया भी नहीं। मैं कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ना चाहता ताकि कोई मूर्ख पदचिन्हों का अनुसरण न करने लगे। मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रिपोर्टर, आप पूरे दिन क्या करते हैं? ओशो, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं। और तुम यहाँ कुछ नहीं करते, बस अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठकर आनंद ले रहा हूँ। रिपोर्टर, क्या आप जीवन में कभी बोर नहीं होते? ओशो, बोरियत एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। यह आपके अकेलेपन को स्वीकार न करने का हिस्सा है। यह आपके अकेलेपन का आनंद न ले पाने का हिस्सा है। तुम्हें समाज ने सिखाया है भागना, भागते रहना, पीछे मुड़कर न देखना, लेकिन बोरियत छाया की तरह आपका पीछा करती है। बोरियत आपकी छाया है। तुम कहाँ भागने वाले हो? आप इससे बच नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली है। यह कहना अजीब है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 45 साल भीड़ में गुजारे हैं, लेकिन मैं भीड़ में अकेला हूँ। तुम वहाँ हो, लेकिन मैं अकेला हूँ। यहाँ तक कि भीड़ में भी जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठता हूँ, मेरा अकेलापन कायम है। यह अविनाशी है। मैं लगभग पूरा दिन एक ही कमरे में रहता हूँ। मेरा जीवन यथासंभव एक दिनचर्या है। बोरियत पैदा करने वाली हर चीज़ को मैंने अपने चारों ओर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया है। मैंने ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दी है जो मुझे मेरे अकेलेपन से भागने में मदद कर सके। सुबह ठीक एक निश्चित समय पर मैं उठता हूँ, और क्या आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? विवेक को भी नहीं पता। उन दिनों माँ विवेक उनकी देखभाल किया करती थी।
विवेक एक ब्रिटिश नागरिक थी, सुंदर दिखने वाली महिला, जो ओशो की सन्यासिन बन गई और ओशो के शब्दों में कम उम्र में एक तरह की प्रेमिका बन गई। पहली बात तो यह है कि मैं यह देखने के लिए खुद को चुटकी काटता हूँ कि मैं अभी भी यहाँ हूँ या खत्म हो गया हूँ। खुद को चुटकी काटने और आश्वस्त होने के बाद ही मैं विवेक से चाय बुलाने के लिए बटन दबाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो बटन दबाने का क्या मतलब है। वह बेवजह उठकर चाय बनाकर लाएगी, यह ठीक नहीं है। इसलिए पहले मैं यह सुनिश्चित कर लूँ कि मैं अभी भी यहीं हूँ। फिर दूसरा काम जो मैं करता हूँ, मैं चाय लाने के लिए बटन दबाता हूँ। और मेरी चाय क्या है? न दूध न चीनी, बस चाय पत्ती के साथ गर्म पानी। लेकिन मैं इसका आनंद लेता हूँ, क्योंकि यह चाय का सबसे शुद्ध स्वाद है। चीनी और दूध चाय की शुद्धता को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हर दिन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सेट किया जाता है। मेरे पास आधा घंटा बाथरूम में, फिर आधा घंटा स्विमिंग पूल में। यह दुनिया का सबसे गर्म स्विमिंग पूल होना चाहिए, 99 डिग्री फ़ारेनहीट। यह तो बस अपने आप को पूरी तरह से पकाना है। इसमें 20 मिनट और आप अच्छी तरह पक जाएंगे। और मेरे पास कोई छोटा स्विमिंग पूल नहीं है, यह ओलंपिक आकार का है। आप जानते हैं कि मैं बहुत साधारण अभिरुचि वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी भी सर्वोत्तम चीज़ से संतुष्ट हूँ, बस संतुष्ट, लेकिन किसी भी चीज़ के सर्वोत्तम से। शीला, माँ आनंद शीला, ओशो की एक और बहुत करीबी असिस्टेंट। आनंद शीला ओरेगन यूएस में रजनीशपुरम आश्रम मैनेज करती थी, जिनका बाद में ओशो के साथ बहुत विवाद रहा। क्या, कैसे और कब, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पर मैं आपके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। शीला मुझसे पूछ रही थी, ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा, यह मुद्दा नहीं है। मैं जो करने जा रहा हूँ वह ओलंपिक आकार के साथ करना है। आकार ओलंपिक होना चाहिए। मैं छोटे आकार के स्विमिंग पूल में कदम नहीं रख सकता। आधा घंटा उस गर्म पानी में, फिर आधे घंटे के लिए बर्फ़ जैसे ठंडे शावर के नीचे। आपको इतनी बर्फ़ जैसी ठंडक नहीं मिल सकती। 2 मिनट से अधिक समय तक स्नान करना चाहिए। लेकिन 99 डिग्री गर्म पानी के बाद बर्फ़ जैसे ठंडे पानी के नीचे रहना एक बेहद खूबसूरत अनुभव है। गर्म से विपरीत, बहुत ठंडे में परिवर्तन, फिर से एक गहरी चुभन। पहला शरीर पर था, यह आत्मा पर है। तब मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर हूँ और प्रबल होने जा रहा हूँ, कम से कम आज के लिए। विवेक मेरे लिए नाश्ता लाती है, जो वास्तव में एक बढ़िया नाश्ता है, बस एक गिलास जूस। वही, यह बाकी सभी के लिए सामान्य होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तुलना नहीं करता। कल चला गया है और कल अभी तक नहीं आया है, मैं इसकी तुलना नहीं करता। विवेक आज मुझसे पूछ रही थी, क्या आप हर दिन एक जैसे भोजन से सचमुच उत्साहित हैं? क्योंकि कल मैंने कहा था कि मैं उत्साहित था। वह पूछ रही थी, क्या आप वाकई उत्साहित हैं? मैंने कहा, मैं हमेशा एक ही जूस, एक ही भोजन से उत्साहित रहता हूँ। क्योंकि समस्या तभी पैदा होती है जब आप तुलना करने लगते हैं। जब आप यह सोचने लगते हैं कि 10 साल से आप एक ही जूस पी रहे हैं, तो डर पैदा होता है, आप क्या कर रहे हो? लेकिन मैं बोर नहीं हूँ। मैंने तुलना करना छोड़ दिया है। मैं अपने साथ कोई मनोवैज्ञानिक स्मृति नहीं रखता। मैं इसे पल पल छोड़ता जाता हूँ और फिर मैं अनंत काल तक उसी चीज़ का आनंद ले सकता हूँ। मेरी बात से वह चिंतित हो गई होगी। उन्होंने मेरे निजी चिकित्सक देवराज से बात की होगी और कहा होगा, क्या हमें ओशो का पूरा मेनू बदल देना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मैं आपको इसे बदलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसके साथ इतना संतुष्ट हूँ कि बदलाव से कुछ परेशानी पैदा हो सकती है और मैं इससे बोर नहीं हूँ। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, यदि आप अपने अकेलेपन का आनंद ले सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ का आनंद ले सकते हैं।
और यदि आप अपने अकेलेपन का आनंद नहीं ले सकते तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। यह बिल्कुल मौलिक सिद्धांत है। रिपोर्टर, आप नाश्ते तक पहुंच गए हैं। हमारे धार्मिक ऐतिहासिक अभिलेखों को पूरा करने के लिए क्या आप हमें बता सकते हैं कि रस से परे क्या है? ओशो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो रस से परे हो। उपनिषदों के ऋषियों ने परम सत्य को रसो वै सह के रूप में वर्णित किया है। यह एकमात्र परिभाषा है जो जिसे मैं ईश्वरत्व कहता हूँ उसके करीब आती है। रसो वै सह का अर्थ है वह जो रस के अलावा और कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, बल्कि केवल एक स्वाद, एक अनुभूति। इसलिए आप मुझसे ऐसी कोई चीज़ पूछते हैं जो रस से परे है तो मेरे लिए उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि रस ही अंतिम है, परम है, अपने आप से परे है। कुछ भी इससे आगे नहीं जाता है। और जहाँ तक मेरे नाश्ते के जूस की बात है तो मैं उससे भी आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। इसे आपको समझना होगा। सबसे पहले आपके धार्मिक और ऐतिहासिक अभिलेखों के लिए जूस के बाद, और याद रखें बाद का अर्थ परे नहीं है। बाद का सीधा सा मतलब है कालानुक्रमिक रूप से बाद में, समयानुसार, लेकिन उससे आगे नहीं। जूस के बाद मैं कुछ गाने, कविता, संगीत सुनता हूँ जिन्हें मैं लगभग 30 वर्षों से सुन रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ रहते हैं वे हमेशा हैरान रह जाते हैं। जब मैं छात्र था तो मेरे दोस्त हैरान थे। वे वही रिकॉर्ड थे। मेरे पास एक पुरानी शैली का ग्रामोफोन और रिकॉर्डों का एक संग्रह था। जब मैंने अपने रिकॉर्ड बजाना शुरू किया तो वे अपने कमरों में भाग गए जो दोनों तरफ थे, और वे सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने इसकी शिकायत कुलपति से की। मुझे बुलाया गया और मैंने उसे समझाया। सुनने के 2 आयाम होते हैं, एक क्षैतिज मीन्स हॉरिजेंटल। आप एक गाना सुनते हैं, यदि यह नया है तो आप रुचि रखते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, वह क्या मोड़ लेगा। लेकिन यदि आपने इसे एक बार सुना है तो क्षैतिज रूप से इसका अर्थ खो जाता है। क्षैतिज रूप से कोई उत्साह नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जब आप इसे पहले से ही जानते हैं तो आप उत्साहित कैसे हो सकते हैं? किसी भी चीज़ को पहली बार अनुभव करने में ही क्षैतिज अर्थ समाप्त हो जाता है। लेकिन मैंने पाया है कि जीवन में हर चीज़ का एक ऊर्ध्वाधर अर्थ भी होता है। जो संगीत मैं 30 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ और अब भी सुनता हूँ, अब मेरे लिए उनका कोई क्षैतिज अर्थ नहीं रह गया है। मैं उसके हर कोने और हर बारीकियों को जानता हूँ। जहाँ तक क्षैतिज रेखाओं का सवाल है, वे लगभग अप्रासंगिक हो गई हैं, और जब मैं उन्हें सुनता हूँ तो एक अजीब बात घटित होती है। शारीरिक रूप से मैं लगभग सो जाता हूँ, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, और इस अवस्था में हजारों बार सुने गए शब्द अब सार्थक नहीं रह जाते, बल्कि शब्दों से भी गहरी कोई बात खुलने लगती है। गीत शब्दों में नहीं है, यह शब्द के चारों ओर, शब्दों के बीच, पंक्तियों के बीच कुछ है, लेकिन शब्द में कभी नहीं। यदि यह प्रमाणिक कविता है तो इसमें एक गहराई होगी जहाँ शब्द खो जाते हैं। आप अर्थ में ही गोता लगाते हैं, शुद्ध अर्थ में। यह अधिक ध्वनि और मौन है। शब्द बहुत पीछे छूट गया है। शब्द लगभग पारदर्शी हो जाता है। पूर्व में इसकी खोज हजारों वर्ष पहले हुई थी। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए आपके पास एक शब्द है, स्टडी। संस्कृत में पढ़ने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, अध्ययन, जिसका अर्थ है अध्ययन, और पथ, जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पथ का अर्थ है किसी चीज़ को बार बार पढ़ना, न कि यह समझना कि भाषाई रूप से इसका क्या अर्थ है, जिसे आप एक बार या 2 बार पढ़कर समझ सकते हैं। आपको इसे हजारों बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसे 5 या 10 बार पढ़कर भी नहीं समझ सकते तो आप इसे 1000 बार पढ़ने में भी समझने में सक्षम नहीं हैं। इसे 1000 बार पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं है। उद्देश्य यह है कि शब्द से आगे कैसा जाया जाए।
एकमात्र तरीका यह है कि शब्दों को इतनी बार दोहराया जाए कि वे बिल्कुल अर्थहीन, अप्रासंगिक हो जाएं। और जब यह अप्रासंगिक हो जाता है तभी ऊर्ध्वाधर आयाम खुलता है, तुम उसकी गहराई में उतरने लगते हो। लेकिन यह केवल प्रामाणिक कविता या प्रामाणिक संगीत से ही संभव है, साधारण संगीत या मन द्वारा रचित साधारण कविता से नहीं। वह शब्दों के साथ एक खेल के अलावा और कुछ नहीं है, बताने लायक कुछ भी नहीं है। आदमी के पास उन शब्दों में डालने के लिए कोई अनुभव नहीं है, कोई रस नहीं है, ताकि वे शब्द संदेश के वाहक बन सकें। वह जानता है कि शब्दों में एक निश्चित लय का प्रबंधन कैसे किया जाता है और वह एक गीत बनता है। यह एक रचना है, लेकिन जब कोई गीत बनता है तो इसका मतलब है कि यह मन द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि लय, सामंजस्य के एक निश्चित अनुभव से उत्पन्न हुआ है और आप इसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शब्द दूसरों तक पहुंच सकते हैं। शुद्ध रस हस्तांतरणीय नहीं है। इसलिए नाश्ते के बाद 2 या 3 घंटे तक मैं अपने चुने हुए गाने सुनता हूँ। मैं शायद उन्हें उन लोगों से अधिक जानता हूँ जिन्होंने उन्हें लिखा और उन लोगों से जिन्होंने उन्हें गाया। यह लगभग गहन मौन की स्थिति है और मौन के कारण मेरा शरीर शिथिल हो जाता है और सो जाता है, लेकिन मैं जाग रहा हूँ। शरीर से शब्द जुड़े हैं, मेरे साथ अर्थ। लेकिन यह भी रस का एक और अनुभव है। कभी कभी, बहुत कम ही, मैं वाद्य संगीत सुनता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा है, यदि आपको शब्दों में रुचि नहीं है तो वाद्य संगीत आपकी पसंद के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वाद्य संगीत सुंदर है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है इसलिए इसमें कोई आयाम नहीं है। शब्द गीत को एक क्षैतिज आयाम देते हैं जिससे लंबवत रूप से गोता लगाना संभव हो जाता है। वाद्य संगीत सरल है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है, जिस क्षण आप क्षैतिज आयाम को छोड़ते हैं आप बिना किसी मरुद्यान के रेगिस्तान में होते हैं। यह क्षैतिज रूप से सुंदर है। गाने तभी खूबसूरत होते हैं जब आप ऊर्ध्वाधर आयाम, वर्टिकल डायमेंशन में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह केवल ध्रुवीय विपरीत, पोलर अपोजिट का निर्माण करके ही संभव है। यह शब्द मौन का ध्रुवीय विपरीत है। यदि शब्द नहीं है तो आप मौन नहीं बना सकते। वाद्य संगीत ध्वनि है, कोई मौन नहीं है। यह ध्वनि को सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया गया है, लेकिन इसमें शब्द और शब्दहीनता की ध्रुवता नहीं हो सकती है। इसलिए नाश्ते के बाद मैं किसी ऐसी चीज़ का आनंद लेता हूँ जो फिर से जूस है, लेकिन भौतिक नहीं, सारहीन, मानो बिना कुछ खाए ही स्वाद आ जाए। इसका कोई भौतिक समकक्ष नहीं है। आपकी स्वाद कलिकाओं पर बिना किसी स्वादिष्ट चीज के बस स्वाद। 11 बजे मैं दोपहर का भोजन लेता हूँ। विवेक को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उत्साहित हूँ, लेकिन क्या करूँ? चाहे आप विश्वास करें या ना करें, मैं उत्साहित हूँ। मुझे खुद इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं खुद इस पर यकीन नहीं कर पाऊँगा तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाएगा। मुझे ठीक ठीक पता है कि वह क्या लाने वाली है। सब कुछ पूर्वानुमानित है। 3 छोटी मात्रा में सब्जियां, उबली हुई, बिना नमक, बिना किसी मसाले के। वे हर चीज को बेस्वाद बनाने में माहिर हो गए हैं। उसमें आप उन्हें हरा नहीं सकते और निश्चित रूप से ये आश्चर्यचकित होंगे। वे मुझे यह बेस्वाद भोजन देते रहते हैं, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता। मैंने हमेशा इसकी सराहना की है, क्योंकि इसने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है जिसके बारे में वे नहीं जानते। जब आप मसालों और हर तरह की चीज़ों से बना स्वादिष्ट, सुगंधित भोजन खा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। आप अपनी स्वाद कलिकाओं को नष्ट कर रहे हैं। वे ऐसी मजबूत चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। वे बहुत छोटे और बहुत नाजुक हैं। मुझे चीज़ों का असली स्वाद तभी पता चला जब मैंने देवराज के नुस्खों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने मेरे भोजन कक्ष को अस्पताल में बदल दिया है, लेकिन मुझे ये पसंद है।
अब आप मुझे किसी भी अस्पताल में डाल दीजिए, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। 3 सब्जियां लगभग एक जैसी, ब्रेड के 4 टुकड़े बस टोस्टेड और बिना किसी मक्खन के, और 1 कप भारतीय सॉस चटनी, बस इतना ही। लेकिन अपने पूरे जीवन में मैं कभी भी अपने भोजन से इतना संतुष्ट नहीं हुआ हूँ जितना अब हूँ। भारत में हजारों प्रकार के भोजन मिलते हैं। शायद ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ भोजन की इतनी भिन्न भिन्न किस्में हों। प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी किस्में होती हैं। मैं पूरे भारत में घूमा हूँ और मैंने हर तरह का खाना खाया है। प्रत्येक राज्य के अपने अद्भुत निष्कर्ष हैं। शायद उन्हें कुछ विशिष्ट व्यंजन विकसित करने में हजारों साल लगे होंगे, लेकिन उनका सारा भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। मेरा वजन अच्छा था, इसलिए मैं काफ़ी स्वस्थ दिखता था, लेकिन मुझे देर से ही पता चला कि सिर्फ स्वस्थ दिखना ही स्वास्थ्य नहीं है। अब मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरी माँ आती है और जब भी आती है तो कहती है, आपने अपने स्वास्थ्य के साथ क्या किया है? और वह सोचती है कि मैंने यह लंबा और ढीला लबादा सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए पहना है। मैं कहता हूँ, मैं धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वह कहती हैं, लेकिन मैं वीडियो में आपके हाथ देख सकती हूँ। आप दूसरों को धोखा देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है और तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर था, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे भोजन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उन्हें अनुमति नहीं देता, क्योंकि वह वर्षों से लगातार कोशिश कर रही हैं। कुछ खाओ, बस थोड़ा सा ही सही। मैं कहता हूँ, नहीं, कुछ और नहीं। मेरा डॉक्टर इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं केवल वही ले सकता हूँ जो उन्होंने निर्धारित किया है। मैं कुछ और नहीं ले सकता। लेकिन बार बार वे चिंतित दिखती हैं, और मुझे पता है क्यों। क्योंकि उन्होंने मुझे 1960 में देखा था, जब मैं 190 पाउंड का था और मेरे पास एक शरीर था। लेकिन देवराज ने सब बदल दिया। उन्होंने मेरे भोजन से सभी दूध उत्पाद, दूध, मक्खन, घी, सब कुछ हटा दिया है, और मैं वास्तव में हल्का महसूस करता हूँ। मेरा वजन कम हो गया है। लेकिन वजन कम होने का क्या मतलब है? संगमरमर से बनी मूर्तियाँ हैं, तो उन्हें संगमरमर से बनी दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ संगमरमर की पर्याप्त मूर्तियाँ हैं। मेरे जीवन में पहली बार मैं भोजन के साथ सहज महसूस कर रहा हूँ। भारत में यह असंभव था, क्योंकि हर कोई मुझे परेशान कर रहा था। दूध ले लो, अगर आपने दही नहीं लिया तो खाने में मज़ा नहीं है। अगर आप मक्खन नहीं खाएंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन उस वजन के कारण मुझे हर तरह की परेशानी हो रही थी। फिलहाल मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई हैं। मुझे अब सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है, और मेरा वजन भी कम हो रहा है। मेरी पीठ बेहतर हो रही है, आश्चर्यजनक रूप से। चूँकि वजन 130 पाउंड से कम हो गया है, इसलिए मेरी पीठ बिल्कुल सही है। अन्यथा कभी कभी मुझे एक निश्चित स्थिति में तनाव महसूस होता था। अब मैं किसी भी स्थिति में तनाव महसूस नहीं कर रहा हूँ। दोपहर के भोजन के बाद मैं सोने चला जाता हूँ। यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में पालन किया है। दिन के बीच में 2 घंटे की नींद मुझे एक दिन में 2 दिन 2 शामें देती हैं। यह जीवन के आनंद को 2 गुना कर देती हैं। और नींद पतंजलि के अनुसार समाधि के बहुत करीब है। अंतर केवल इतना है कि समाधि में आपका शरीर सोता है, लेकिन आपकी चेतना जागती है। वही मेरी चेतना 24 घंटे जागती रहती है, चाहे मेरा शरीर जाग रहा हो या सो रहा हो। इससे मेरी चेतना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीर को पूर्ण विश्राम देने के लिए, यहाँ तक कि इस आरामदायक कुर्सी पर बैठना भी गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के लिए पूर्ण विश्राम नहीं है। इसलिए दिन में 2 घंटे के लिए मैं एक छोटी सी रात का आनंद लेता हूँ, और मैं अपने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर देता हूँ। कई बार मैं भूल जाता हूँ। जब मैं 1:45 बजे उठता हूँ तो मुझे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगता है
कि सुबह है या दोपहर, और कभी कभी विवेक को मुझे जगाने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि मुझे पूरी तरह भूल गया है कि दोपहर हो गई है। तो मैंने उससे कहा है, आप 1:45 तक इंतज़ार कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे स्पष्ट नहीं है कि सुबह है या शाम, और लोग ड्राइव बाय का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आप मुझे जगा देना। फिर एक कप चाय, वही, क्योंकि फिर सुबह हो गई है। फिर मैं आप सभी से मिलने जाऊंगा। मेरे लिए तुम्हें खुश, नाचते गाते, आनंद लेते देखना ही काफ़ी है। मैं यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसी हो, बस हमेशा नाचने और गाने के मूड में। जो लोग सिर्फ दर्शक बनकर आते हैं वे इस पर विश्वास नहीं कर पाते। पत्रकार विश्वास ही नहीं कर सकते कि लोग इतने खुश, इतने आनंदित हो सकते हैं। वे सोचते हैं कि आप इसे करा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि पत्रकार जानबूझकर इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने सारा संसार देखा है, कहीं कोई आनंद नहीं है। वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इतने सारे लोग खुश हो सकते हैं और बिना कुछ किए, क्योंकि हमारे पास क्या है, और बस आपको खुश देखना ही वह सब है जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। आपसे और कुछ अपेक्षित नहीं है। किसी भी गुरु ने आपसे कभी भी इससे कम की अपेक्षा नहीं की है जितनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। बस आपको खुश रहना चाहिए, कि आपको दुखों और कष्टों को अपने से नीचे समझना चाहिए। पूरी दुनिया आपके बिना दुखी और पीड़ित होने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि दुनिया आपके दुख, पीड़ा को याद करेगी? उसके बारे में चिंता मत करो। आप आनंद ले सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। मैं कई बार लोगों को लाइन में खड़े देखता हूँ, दर्शक जो ड्राइव बाय के लिए आते हैं। वे मेरी ओर नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कार रोक दूं और अपनी खिड़की खोल दूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे सम्मोहित हो गए तो मुझे दोषी पाया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं और उनकी चिंता न करूं। वे कहीं और देख रहे हैं, लेकिन वे मुझसे मिलने आए हैं। क्या हो रहा है? मैं उन्हें देख रहा हूं और वे मुझसे बच रहे हैं। ड्राइव बाय से वापस आ रहा हूं, जिसका मैं भरपूर आनंद लेता हूं, क्योंकि जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण यह है। कल शायद मैं तुम्हें फिर से नाचते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए हर दिन मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, और आखिरी बार भी। विवेक थोड़ा हैरान दिखती है। मैं हर दिन उन्हीं लोगों के नाचने का आनंद कैसे ले सकता हूँ? बेसुरे ढोल पीटना और हर तरह की चीज़ें करना, मैं हर दिन इसका आनंद कैसे उठाता हूँ? मैं उसकी ओर सिर्फ इस कारण से नहीं देखता कि उसे अजीब लग सकता है। मैं उसकी ओर एक बार भी नहीं देखता। उसे अजीब लग सकता है, क्योंकि वह मुझे हर दिन उसी दृश्य का आनंद लेते देख रही है। लेकिन मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद कल मैं तुम्हें दोबारा न देख पाऊँ। फिर आखिरी बार जब मैं तुम्हें देखूं, तो मुझे देखना चाहिए आप यथासंभव संपूर्णता से, यथासंभव समग्रता से आनंदित हो रहे हैं। और क्योंकि मैं कभी तुलना नहीं करता, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि आप वही लोग हैं जो एक ही गाना गाते हैं, एक ही ड्रम बजाते हैं। और मैं जानता हूँ मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तब भी मेरी कार आपके नाचने, गाने और बजाने के ठीक समय पर गुजरेगी। मैं जहाँ भी रहूँगा इसका लुत्फ़ उठाऊँगा। यह एक वादा है। तो आप कम से कम मेरी कार को मिस नहीं करेंगे। भले ही मैं वहाँ ना हूँ, विवेक वहाँ रहेगी, और लोग पहले से ही सोचते हैं कि शायद वह कार चला रही है। एक दिन एक रेडियो रिपोर्टर अपने रेडियो स्टेशन पर एक खबर देते हुए कार का पीछा कर रहा था, जिसे तुरंत जारी कर दिया गया। वह वैसे ही कमेंट्री कर रहा था जैसे आप फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुनते हैं। अब भगवान आ गए हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, हर तरह का संगीत है, हर तरह की धुनें बजाई जा रही हैं, और अब भगवान ने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया है। वह भी टिप्पणी में था।
और वह नर्तकियों और गायकों के साथ समय बिता रहे हैं। अब यह आश्चर्य की बात है कि कार कैसे चल रही है। तभी शीला मेरे पास आई और उन्होंने, यह रेडियो कमेंट्री थी, इसे पूरे अमेरिका में प्रसारित किया गया था। और फिर उसके पास यह अफवाह आने लगी, क्या यह सच है कि भगवान गाड़ी नहीं चला रहे हैं, विवेक गाड़ी चला रही है। पैडल और गियर विवेक की तरफ हैं और केवल एक छद्म स्टीयरिंग व्हील मेरे सामने है, इसलिए मैं इसे छोड़ सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। वास्तव में इसे इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। मेरे गैराज संचालक आवेश एक महान मैकेनिक हैं। वह इसे इस तरह से प्रबंधित कर सकता है कि विवेक यात्री की सीट पर गियर, पैडल और हाथ से स्टीयरिंग के लिए एक निश्चित छोटे उपकरण के साथ स्थिर बैठी रहेगी और मेरा स्टीयरिंग व्हील वैसे ही खुला रहेगा जैसा तब होता है जब मैं उसे नहीं पकड़ूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अभी भी उसी तरह ड्राइव बाय का आनंद लें, उसी तरह नृत्य करें और भी अधिक, क्योंकि जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो आपको इसे करते रहना होगा, बेहतर और भी बेहतर। जीवन बहुत सरल और सुंदर है। यदि आप याद रख सकें कि कल निश्चित नहीं है तो यह और भी तीव्र है। वापस आकर मैं फिर से संगीत सुनता हूँ, फिर वही दिनचर्या दोहराता हूँ। स्नान करने जाना, स्विमिंग पूल जाना, ठंडे शावर में जाना, फिर रात्रि का भोजन, वही। आप इसे रात का खाना क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि यह दोपहर के भोजन के समान ही है। कम से कम जहाँ तक मेरा सवाल है, किसी भिन्न शब्द की आवश्यकता नहीं है। यह दोपहर के भोजन के समान ही है। और जहाँ तक रात के खाने का सवाल है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी रात का खाना नहीं खाया। बिल्कुल वही दोपहर का खाना, बिल्कुल वैसा ही, वही। मेरी रसोई के लोगों ने कुछ नया आविष्कार किया है, डाहल से बनी पैटी। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और शायद मेरी रसोई ही एकमात्र जगह है जहाँ इसे बनाया जाता है, क्योंकि यह भारत में नहीं बनाया जाता है। मेरी रसोई में पैटीज के लिए दर्जनों व्यंजन हैं, लेकिन मैंने केवल 2 को चुना है, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। लेकिन मैं अपना दोपहर का भोजन सुबह की तरह ही एक गिलास जूस के साथ समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं जूस से आगे कुछ भी नहीं जाने दूंगा। मैं अपना रात्रि भोज, तथाकथित रात्रि भोज, एक गिलास जूस के साथ समाप्त करता हूँ और फिर मैं शीला के प्रश्न लाने का उत्साहपूर्वक इंतजार करता हूँ। आप मुझसे मिलने के लिए उतने उत्साहित नहीं होंगे जितना मैं आपसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत सी चीज़ें मुझसे छूटती रहती हैं। इसलिए मैं कल नाश्ते के बाद भूल गया, मैं कहीं और चला गया, क्योंकि यह कोई तैयार किया हुआ भाषण नहीं है। मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ मानो अपने आप से, जिस तरह आप सोचते हैं। मुझे नहीं लगता, इसलिए तैयारी का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो बस बोलना शुरू कर देता हूँ। बिना सोचे समझे बोलना थोड़ा अजीब तो होगा ही। प्रवचन के बाद मैं शीला के साथ कुछ काम करता हूँ, सन्यासियों के आध्यात्मिक विकास से संबंधित कुछ। और लगभग 10 बजे मैं जूस का आखिरी गिलास लेता हूँ और नींद या समाधि में चला जाता हूँ, जो मेरे लिए दोनों समान है। अब आप देख सकते हैं कि रस के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। रस ही अंतिम और परम वस्तु है। रसो वै सह, वह जो रस के अलावा और कुछ नहीं है। संस्कृत सूत्र में वे सर्वनाम वह का उपयोग नहीं करते हैं, इसके बजाय वे वह का उपयोग करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे स्वयं अस्तित्व की बात कर रहे हैं, अस्तित्वहीन ईश्वर की नहीं। रात के 11 बजे अपने पूरे जीवन में मैंने एक विशेष प्रकार की भारतीय मिठाई खाई है, जिसे खाकर मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ। अपनी मिठाई खाए बिना मुझे नींद नहीं आती। रिपोर्टर, यह कैसी मिठाई है? ओशो, यह एक बंगाली मिठाई है जो पश्चिम में नहीं जानी जाती, लेकिन सबसे अच्छी है। यह दूध से बनती है, क्रीम निकाल ली गई है। आप दूध को गर्म करें और उबलते दूध में सिर्फ नींबू का रस डालें, यह अलग हो जाता है
और जो बचता है उसे रसगुल्ला कहते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसका पश्चिम ने उपयोग नहीं किया है। यह सबसे हल्की मिठाई है। बंगाल में यह रोगियों या उन लोगों को दिया जाता है जो लंबी बीमारी से उबर रहे हैं। यह बहुत उपयोगी और अत्यधिक स्वादिष्ट है। 11 बजे से 6 बजे तक मैं फिर से बाहर हो गया, और अगर कल अस्तित्व मुझे फिर चाहेगा तो मैं जाग जाऊंगा, अन्यथा मैं चला गया, हवा के साथ चला गया। मैं 3 तकिए लगाकर सोता हूँ, दोनों तरफ एक एक, और एक मेरे सिर के नीचे। और मैं बहुत बड़े तकिए का उपयोग करता हूँ, शायद सबसे बड़े आकार का। मैं उन दोनों के बिना नहीं सो सकता। वे दोनों बिल्कुल मेरी नींद का हिस्सा हैं। अगर कोई मेरा एक तकिया ले लेता है तो मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है। मुझे उसकी याद आएगी पूरी रात। मैं अपने बाथरूम में 1.5 घंटा बिताता हूँ। स्नान में आराम करता हूँ। मुझे अपना बाथरूम सबसे ज़्यादा पसंद है। यह मेरा मंदिर है। उन्होंने मेरे लिए सचमुच सुंदर भव्य बाथरूम बनाए हैं, और केवल एक ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ में 2 के पक्ष में रहता हूँ, उससे कम नहीं। क्योंकि अगर एक बाथरूम में कुछ गलत हो जाता है तो मैं अपना स्नान नहीं छोड़ूंगा। दूसरे बाथरूम को लगातार सतर्क और तैयार रहना होगा। तो 1.5 घंटे तक मैं अपने बाथरूम में एंजॉय करता हूँ। मेरे पास सबसे अच्छे बबल बाथ हैं। मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, इसलिए मैं केवल हर्बल बबल बाथ ही ले सकता हूँ। यदि आप मेरे बाथरूम में आएंगे तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मुझे वहाँ कितना खजाना मिला है। दुनिया के सबसे अच्छे शैम्पू, हेयर कंडीशनर, बिना इत्र के तरल साबुन, सभी प्रकार के। मेरे लिए हर दिन चुनना वाकई मुश्किल होता है। मुझे यह पता लगाने में लगभग 5 मिनट लग गए कि यह संयोजन क्या करेगा। आज बस इतना ही दोस्तों। कल हम इसकी अगली कड़ी में रिपोर्टर के और सवालों पर ओशो के जवाब जानेंगे। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for